हम बेहद प्यार करते हैं। शुभ संध्या, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत ही बेसब्री से हमारे इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। अमृत कर रहे हैं इतिहास विषय के जाने वाले शिक्षक जो कि अभी आप लोगों के बीच आएंगे और आधुनिक इतिहास पे परिचर्चा करेंगे। प्रिंस सर का स्वागत करते हैं। चलिए अब ध्यान से हम आज का जो टॉपिक पर विचार करेंगे वो टॉपिक तो है आधुनिक इतिहास का टॉपिक। परंतु बात यहाँ पर यह है कि जो प्रश्न का प्रवृत्ति, सबसे बहुत बड़ी बातें हैं कि अगर जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी थोड़ी सी हम प्रवृत्ति पे अगर बात करें तो वह प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रश्न जो है आता कहाँ से। जैसे आधुनिक इतिहास एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको पढ़ने के लिए मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने का समय भी बिता देंगे तो कंप्लीट नहीं। परंतु इसमें जो टॉपिक मुख्य रूप से स्टेट के रूप में है, मुझे लगता है कि वो गांधी युग है। अगर उसे ठीक कर लिया जाए तो लगभग जो इसका सेक्शन है, पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि पिछले बार भी जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ उसके पीछे कई रीजन बताए जाते हैं। परंतु अगर प्रश्न की प्रवृत्ति देखा जाए, टेंडेंसी देखा जाए तो जो गांधी का जो काल रहा है वह सही प्रश्नों की संख्या अगर 7 के आसपास थी। आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना मायने रखता है। और इसीलिए हम महत्वपूर्ण चर्चा यह करेंगे कि वही टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी है। क्योंकि ज़्यादा याद रखना, इतने जल्दबाजी में एग्जामिनेशन लेना, ये कितनी बड़ी बातें हैं। आप समझ सकते हैं कि 1 महीने के अंदर ही अगर कह रहा है आपकी पूरी तैयारी के साथ आप शामिल हो जाएं तो उस शामिलता को देखते हुए आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। मित्रों, अगर हम बात करें तो गांधी जी को शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक बेसिक बात बताना चाहेंगे। ऐसे हम डायरेक्ट टॉपिक पे भी आ सकते हैं, लेकिन बेसिक बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो गांधी की जो विचारधाराएं उस पर या फिर गांधी का जो दर्शन वो थोड़ी सी उसकी हम दर्शन पे बात करते हैं। जैसे अगर हम गांधी की दर्शन पे बात करें तो गांधी जी हमेशा एक बात का ध्यान रखते थे। जैसे कहीं कहीं गांधी कहते थे जब देश की आज़ादी हुई थी तो गांधी जी कहते थे धर्म राज और एक राजधर्म, ये बहुत ही चर्चा में है। देखिए शब्द को सिर्फ पलट दीजिएगा तो धर्म राजधर्म से धर्म राज हो जाता है। एक हम यहाँ पे सबसे पहले गांधी को समझ इसीलिए रहे हैं कि गांधी को नहीं समझेंगे तो इसका इंटरनल जो जितने भी इनकी आंदोलन या सत्याग्रह होगा उसको हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता को समझना आवश्यक है। और इसीलिए हम बात करें अब राजधर्म या धर्मराज की अगर हम बात करते हैं तो धर्मराज में अगर हम थोड़ी सी पहले बात कर लें तो धर्मराज में कहा जाता है कि एक व्यक्ति हैं पांडव में बड़े भाई के रूप में युधिष्ठिर, जिनको कहा जाता है धर्मराज। अब धर्मराज क्यों कहा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन मैं यही मानता हूँ कि पूरे जीवन काल में व्यक्ति अगर एक ही विचारधारा को अपनाए रखे और वह पूर्णतः उसी पथ पर चले बिना विचलित हुए, एक आध जगह छोड़ दिया जाए तब, ऐसे एक आध जगह ऐसा रहा है समय कि धर्मराज भी डगमग हुए, तो गांधी जी का भी एक आध जगह ऐसा समय रहा होगा जहाँ डगमग हुए होंगे, परंतु ऐसा माना नहीं जाता है। फिर अगर हम बात करें राजधर्म की, ये तो धर्मराज की बात की है, राजधर्म की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने जब देश आजाद हुआ तो कहा राजधर्म का पालन करें। तो राजधर्म का कुछ मूर्ख थे हमारे राजनीति में, उनका धर्मराज का मतलब समझिए कि राजनीति में धर्म ठूस दिए। अब जब राजनीति में धर्म ठुसा जाएगा, आप ही बताइए कि वो धर्म की बात गांधी जी वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं जो धर्म की बात आप समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये धर्म की बात कर रहे हैं कि जो आचरण करना चाहिए नैतिक रूप से, क्या वो आप कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो वही राजधर्म। आप समझ सकते हैं कि गांधी को इसी विचार से कितना महत्वपूर्ण गांधी के अंदर एक विचारधारा है। और हमेशा गांधी जी 3 टूल्स पर चलते थे। गांधी जी का कुछ टूल्स है, थोड़ा सा गांधी जी के टूल्स को अगर हम समझ लें तो गांधी जी का पहला था जो सत्य है, दूसरा अहिंसा है, और एक अगर आप कह
चाहिए, हमेशा विचारधारा सत्यता के रूप में होना चाहिए। जैसे कि बौद्ध जैन धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी सत्य की बात कहा गया है, वहाँ भी सत्य का अगर बात कहा गया, इसका अर्थ है कि एंशिएंट पीरियड से गांधी जी प्रभावित है। फिर अहिंसा, हिंसा ना करें, झगड़ा ना करें, यानी अगर आपको कोई भी व्यक्ति एक गाल में एक थाप जड़ दे तो दूसरा गाल की बढ़ा दीजिए कि लगले एक थाप और जड़ दीजिए, तो ये है अहिंसा, यानी हिंसा ना करें। तीसरा है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करें, जो सही है सो सही है और गलत है सो गलत है। इसी को गांधी जी मनाने के लिए आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, विभिन्न प्रकार के धरना देते हैं, उपासना करते हैं, अनेकों प्रकार की जो टूल्स है उसको अपनाने का कार्य करते हैं। कहा जाता है कि गांधी जी जो है एक ऐसे बैरिस्टर के घर में पैदा हुए, बाद में भी बैरिस्टर का ही पढ़ाई की और आगे बढ़े। और इसमें देखा जाता है कि गांधी जी जब लंदन से पढ़ाई करके वापस लौटे थे, तो अब इनके हम थोड़ी सी बेसिक परिचय पे जाते हैं। तो लौटे थे, तो लौटने के बाद इनको जब रोजगार चाहिए था, क्योंकि वकील थे, अब जब रोजगार चाहिए था तो भाई इनको तो कैश चाहिए, क्योंकि कैश नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं है। और यही कारण एक व्यक्ति है, व्यापारी हैं, और वो व्यापारी का नाम है दादा अब्दुल्ला, इनका नाम है दादा अब्दुल्ला, जो अफ्रीका के व्यापारी हैं, लेकिन वो भारत के निवासी यानी गुजरात के रहने वाले थे और भारत आए हुए थे। और जैसे ही भारत आए हुए थे, अफ्रीका में व्यापार करते थे, दक्षिण अफ्रीका में। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब दक्षिण अफ्रीका था कहाँ, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी मन में डाउट होता है कि बातें बनती नहीं है कि था कहाँ, इसकी समस्याएं हो जाती है। तो थोड़ी सी इस पर हम लोग देख लें क्या है। देखिए प्यारे मित्रों, इसमें जो है अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका यही है, और यहाँ पे है भारत, और आप जानते हैं कि अरब सागर है। यहाँ से गांधी जी चल करके जब यहाँ आते हैं तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए आते हैं, वो केस जीत भी जाते हैं। इसीलिए प्रश्न पूछता है आपसे कि हाँ, बीच में एक घटना और घटित होता है, थोड़ा सा इसको भी जान लें, पूछेगा तो नहीं मुझे लगता है, लेकिन एक बीच में घटना घटता है। एक स्टेशन है जिसका नाम है सेंट पीटरमारित्सबर्ग। देखिए नाम बहुत बड़ा है, सेंट पीटरमारित्सबर्ग। क्या एक्चुअली में होता है कि गांधी जी जो जाते हैं तो रेलवे से जाते हैं, तो वो फर्स्ट क्लास, जिसकी एसी डब्बा भी हम कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास डब्बे का टिकट ले लेते हैं। इसके कारण ये रूल था ब्रिटेन का कि भारतीय लोग जो काला लोग होते हैं उनको फर्स्ट क्लास बोगी में नहीं जाने दिया जाए। बताइए कितनी शोषण होती थी। आज हमारे पास संविधान है, आज हमारे पास कानून है, रूल रेगुलेशन है, जानने वाले लोग हैं। हम लोग उतना उस समय समझदार भी नहीं थे, हमारे को स्तर भी नहीं थी, एजुकेशन का स्तर ठीक नहीं था। और यही कारण क्या हुआ कि उनको जब एसी डब्बे में चढ़े हुए थे, उनको से कहा गया टीटी के द्वारा कि आप काले दूसरे डब्बे में जाओ, लेकिन ये नहीं गए। इसके कारण इनको स्टेशन पर, सेंट पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर उनको उठा करके फेंक दिया जाता। आप समझ सकते हैं कि गुजराती बच्चा था, इसीलिए से आ गए। अगर ये बिहारी होते तो समझ लीजिए क्या कर, आप समझ सकते हैं, बिहारी अगर होते तो वही लेकर के टीटी को पुनपुन में कूद जाते। अगर पुनपुन में अगर ऐसा किया होता तो लेकर के कूद जाते कि मैं तो जाऊं सनम, तुझे भी लेकर जाऊंगा। और यही सबसे बड़ी बात है कि बिहारी अगर होता तो कुछ और सिचुएशन डेवलप हो जाता। और यही कारण है कि ये गुजराती सह गए। और जो कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति के अंदर ज्वाला होता है, अगर ज्वाला को दबा के एक बार प्रहार किया जाए तो दुश्मन का नाश हो जाता है। और यही चीज है जो गुजरात के व्यक्ति ने, इन्होंने जब इनको फेंक भी दिया, कुछ करने नहीं गए। फिर जब चुनाव लड़कर, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ से जब वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, हालांकि वहाँ कई आंदोलन हुए, उससे आपको लेना देना नहीं है। जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद ऐसा होता है कि गांधी गांधी का नारा यहाँ लग रहा होता है।
क्योंकि गांधी जी इतना यहाँ पॉपुलर हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि वाह, ये गांधी भी है हमारे देश का, जो विदेश इंटरनेशनल खिलाड़ी। भारत में तो खेल ही नहीं हुए, जैसे कि अगर खिलाड़ी अगर खेलना भी शुरू किया है तो दूसरे देश से, और वो में खाली छक्का मार रहा है, बॉलिंग बार डायरेक्ट खेलने। तो इसीलिए जब ये व्यक्ति यहाँ वापस आते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पंडित नेहरू जी, माननीय मोतीलाल नेहरू जी या अन्य जितने भी नेता थे, चाहे वो गरम दल के नेता क्यों ना हो, सब लोग इनका इंतजार करते हैं। क्योंकि 1905 में गरम दल अलग से बन चुका है, हालांकि उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर जब आते हैं तो गांधी जी के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि खोदी पहाड़ निगली चूहिया। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं चूहिया जरूर हूँ, लेकिन चूहिया कितना बड़ा छिद्र कर देता है कि पूरा का पूरा देखते हैं सिस्टम में ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं चूहा में कितना पावर है। कहना गांधी जी ये चाह रहे थे कि चूहिया में कितना पावर है, अब चूहा के बारे में नहीं जानते। और यहीं पर एक बात डेवलप होता है कि गांधी जी जब 1915 में वापस आते हैं, और यही वापस आने के कारण 9 जनवरी को आते हैं। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लेते हैं, मत कहिए। 9 जनवरी 1915 को जब वापस आते हैं, और यही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में 2005 से मनाया जाने लगा। मनमोहन सरकार जब आया तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भारत मनाता, क्योंकि गांधी जी उसी दिन भारत वापस लौटे थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी एक निकल रहा है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि उसी समय बिहार में नील की खेती होती थी। बड़ा गजब है। यहाँ पर ये भारत का जो एरिया है, इसमें थोड़ी सी अगर आप गौर से देखिएगा तो ध्यान से देखिए तो बिहार यहाँ है, और यही बिहार में बाहर आया हुआ है अभी, लेकिन अभी बाहर आया हुआ है, ध्यान रखना। और यही बिहार में एक स्थान है चंपारण, यानी आज तो एक जिला के रूप में तब्दील है, ये चंपारण है। और चंपारण जो जिला है, यहीं पर एक जमींदार के रूप में थे, व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ला ऐसे इनको कहा जाता है लिखने में। तो राजकुमार शुक्ला साहब गांधी जी को 1916 के जब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1916 में। और अब क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेना कि किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाया? तो अधिवेशन पूछ सकता है, तो लखनऊ अधिवेशन है। कितना में? तो 1916 में। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ से भी निकल रही। फिर अगर हम बात करें तो राजकुमार शुक्ला महोदय कहे गांधी जी से बैठते हुए, कांग्रेस के उसमें दलित तो कार्यकर्ता भी थे राजकुमार शुक्ला जी, बैठे उन्होंने कहा कि देखिए हुजूर, नील की खेती के कारण भूमि बंजर होता जा रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि केमिकल जो चेंजिंग है वो नील की खेती के कारण धरातल में हो रही थी, और जो उसका जो ह्यूमस कैपेसिटी थी भूमि का, वो नाश होता चला जा रहा था, उपजाऊ क्षमता कमजोर होता चला जा रहा था, और भारत बड़ा परेशानी में था, खास करके बिहार। ऐसे तो पूरे भारत परेशान में है, लेकिन बिहार खास करके, क्योंकि चंपारण खास करके परेशान। और इसीलिए नील की खेती का एक सिस्टम लागू था जिसका नाम था 3 कठिया पद्धति। बड़ा बेजोड़ पद्धति। 3 कठिया यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना ही होता था भारतीय लोगों को। और इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया कि मैं नील का खेती नहीं करना चाहता, हुजूर हमें मुक्ति दिलवाइए। और इसीलिए गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला जी को कहने पर चंपारण पहुंचे, और चंपारण जब पहुंचे तो जो है जम करके अनशन पर बैठे, सत्याग्रह किए। और जब सत्याग्रह किए तो जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया, और यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, क्योंकि 16 में बुलाए हैं, 17 में गांधी जी पहुंचे। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया करता है कि चंपारण सत्याग्रह कितना ईस्वी में हुआ। इस तरीके के भी प्रश्न हमने देखा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न रहेंगे। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। राजकुमार शुक्ला जी हैं, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी हैं, कई लोग हैं जो शामिल हैं, परंतु सभी का नाम आपको याद नहीं रखना है। राजकुमार शुक्ला जी का नाम याद रखना, किसी भी याद। दूसरी अगर हम बात करें एक मुद्दे की, तो ये मुद्दे पे आए थोड़ा सा, तो कहा
कि गांधी जी का जो एक प्रथम जो सत्याग्रह था जिसे चंपारण कहा गया, चंपारण के नाम से जाना गया। और चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी आगे क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने वाले पहले तो बन ही चुके हैं, और भारत के अंदर भी खिलाड़ी बन रहे हैं कि भाई इनका बिना रहे हुए मैच जीतना मुश्किल है। और इसीलिए हर एक जगह कुछ भी आंदोलन हो तो इन्हीं को याद किया जा रहा है कि महामहिम कहाँ है, और इसीलिए गांधी जी को अगले आंदोलन में भी भूमिका निभाने के लिए बुलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। और अहमदाबाद मिल हड़ताल इसको नाम से जानते हैं, हड़ताल कहते हैं इसको। अब थोड़ा सा सुनिए, अहमदाबाद एक अभी जिला के रूप में भी शामिल है गुजरात में। यहाँ एक्चुअली में हुआ यह है, उसके बारे में थोड़ी कहानी बताते हैं ताकि ये चीजें कंप्लीट हो जाए। ये जो है 1918 के आसपास हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसमें क्या है कि प्रीमियम के लिए जनता जो है आगाज कर रहा था कि मुझे जो है मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे नुकसान हो रहा है। और जब मिल मजदूर जब प्रीमियम की मांग कर रहे थे और तो सरकार ने इनकार कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने कि नहीं मिल मजदूर को नहीं मिलेगा, जनता हड़ताल कर दी। फिर भी काम लिया जा रहा था जबरन। लेकिन जब गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी ने अनुसुईया बेन के साथ बैठने के पश्चात अनशन पर बैठ गए और कहे जब तक मुझे बोनस नहीं मिलेगा, प्रीमियम नहीं मिलेगा, तब तक हम अनशन जारी रखेंगे। और कहा गांधी जी ने कहा कि साफ साफ कहा कि अनशन तब तक रहेगा जब ऐसे भी हम मर ही रहे हैं तो ऐसे भी मुझे मरने दीजिए। और इसी के कारण गांधी जी की बात को सुनना भी जरूरी था, क्योंकि गांधी जी से लोगों के अंदर मन में एक ऐसी विचार पनप जाती थी कि कुछ करेंगे चाहे नहीं, लोगों को भड़का देना पड़ता। लेकिन भड़काते नहीं थे, मुद्दों से परिचित करवाते थे। लेकिन अंग्रेज का ऐसा मानना था, माने गए, क्योंकि कहा जाता है कि नाक के फन में दूध डाला जाए, अरे दूध नहीं डाल करके मिर्ची डाला जा रहा है तो समझ रहे हैं अगला आदमी मिलेगा मिर्ची लगा देगा कि तनी देखें शिशु आता है। अगर कोई बच्चा है, अब बच्चा अगर डेली मिट्टी खा ही रहा है और उसको कहिएगा कि नहीं शिशु आना है तो भाई एक दिन पकड़ के रगड़ दीजिए, मिर्ची बंद हो जाएगा। और इसीलिए सिंपल सी बात है कि अनशन पर जब बैठे तो लास्ट में 35% बोनस देने के लिए तैयार हुआ कंपनी कि हम 35% देंगे। गांधी जी कहें कि 50% दीजिएगा तब बोलिए अनशन तोड़ते हैं, नहीं तो जारी रहेगा। फिर भी गांधी जी को मनाया गया, परंतु मानने वाले थे नहीं। लास्ट में जीत के आगे अंग्रेज को झुकना पड़ा और 50% बोनस के साथ अनशन समाप्त हुआ। और जब बोनस के साथ अनशन समाप्त हुआ और पूर्ण रूप से हक जो मजदूरों को मिला, वो हक के कारण गांधी जी का और एक बहुत बड़ा कहा जाता है योगदान बढ़ गया भारत की आज़ादी को लेकर करके, या कह सकते हैं भारत के लोगों के अधिकार को लेकर करके जो मन में एक लालसा थी वो और बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद मित्रों अगर हम आते हैं आगे की ओर तो गांधी जी से ही रिलेटेड थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम, इससे पहले थोड़ी सी गांधी जी से रिलेटेड बात करने से पहले थोड़ा सा हम गर्म दल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम गर्म दल पर बात नहीं करेंगे तो थोड़ा सा गांधी को भी समझना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों को साथ लेने से ये होता है कि सोच अप्रोच दोनों का पता चले। अब ये नहीं कि गांधी का सोच है लेकिन उग्रवादी का अप्रोच है, जिसको लोग कहते हैं गर्म दल के नेता। हम लोग भी उग्रवाद कहते हैं, लेकिन उग्रवाद कहने के साथ साथ गर्म दल भी कहते हैं। इसीलिए उग्रवाद ब्रिटेन के शब्दों में है, ब्रिटेन की किताब में ज्यादातर मिलेगा, भारत की किताब में नहीं मिलेगा। और इसीलिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो गर्म दल है उसका कुछ नेता थे। अब जैसे भगत सिंह जी हो गए, खुदीराम बोस साहब हो गए, चंद्रशेखर आजाद बाबू हो गए, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सुखदेव बाबू हो गए, ये सब ऐसे आदमी थे जो कि एकदम गरम गरम पूरी थे, जेकर थाली में गिर गया या जेकर मुंह में गरम गरम पूरी घुस गया और मुंह जल गया। और इसीलिए अंग्रेज शुरू से चाहता था कि पूरी को ठंडा कर दिया जाए, तब पूरी को ठंडा करने के लिए पूरी में छिद्र करने लगा। अब पूरी में जब छिद्र करने लगा तो अंगूठा अंदर घुस गया। अब पूरी को भाई ठंडा करने चले थे, अंगूठा आपका ठंडा हो।
सेडिशन जो कमेटी था, या सेडिशन भी लिखा हुआ रहता है, सेडिशन कमेटी था, और ये सेडिशन कमेटी जो था अंग्रेज का कमेटी था, और इस कमेटी के द्वारा एक कानून लाया गया, कहा बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील किसी को करो जलील, दो तकलीफ। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसको पकड़ लीजिए आप, नहीं तो उसका दलील सुनिए, नहीं कोर्ट में उसका अपील कीजिए, और नहीं उसका कोई वकील होगा छुड़ाने वाला, कोई दलील अपील वकील नहीं होगा, सीधा उसको जेल दीजिए, मारिए, पीटिए, तब तक पीटिए जब तक कि उसकी सांस न टूट जाए। अब समझ लीजिए ऐसा कानून बन गया, और यह कानून इतनी कह लीजिए कि गरम दल के प्रति भारी पड़ा कि गरम दल वाले बेचारे परेशान, एकदम परेशान हो गए। लेकिन फिर भी आंदोलन नहीं छोड़ा हमारे भारतवासियों ने, और इसी कानून के तहत, अब इस कानून का जो नाम है वही मैं बता दूं, यह कानून है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट है, और इस एक्ट की सहायता से, ये 1919 ईस्वी में आया है, यही एक्ट की सहायता से बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील को किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है, सजा सुनाया जा सकता है। जैसे मित्रों आज भी कानून है जिसको आप कानून के रूप में चाहते हैं तो इंडियन सिक्योरिटी एक्ट रख लीजिए। तो ये सब ऐसे कानून है जिसके तहत आप देश के खिलाफ जाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। परंतु उस समय इन लोग जो थे वो देश के खिलाफ नहीं थे, भगत सिंह जी देश के खिलाफ नहीं है, खुदीराम जी नहीं है, लाला लाजपत राय जी नहीं है, देश के हित की बात कर रहे हैं। अपने को हम जो है अपने हित के लिए ब्रिटेन के पास ही, ब्रिटेन से नहीं दबाने का कोशिश कर रहा है, और उसी के लिए कानून लाया है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जो व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा है। और इसी के क्रम में दोस्तों सबसे बड़ा एक घटना घटता है, उस घटना की मैं चर्चा भी कर देता हूँ। दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सत्यपाल महोदय और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू साहब। दो व्यक्ति हैं पंजाब का, डॉक्टर सत्यपाल, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ लेता है, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक किचलू साहब, ऐसे किचलू ही आपको बुक में ज्यादा मिलेगा, किचलू साहब और सत्यपाल साहब को जेल में बंद कर दिया। बड़ा ही काबिल नेता थे, और जब दोनों को जेल में बंद कर दिया गया तो एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। जेल में बंद किया गया तो जितने भी उग्रपंथी विचारधारा के थे, हम उसको उग्रपंथी भी तो नहीं कह सकते, लेकिन उस समय के जमाने में हम कह रहे हैं, आज समय में राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन मानते हैं। परंतु जब गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, तो इन्हीं को लेकर करके पंजाब का एक मैदान था, क्योंकि दोनों व्यक्ति पंजाब के हैं, पंजाब का एक
जो अहिंसा की बात कर रहे हैं उन पर हिंसक प्रहार किया जा रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। कारण क्या था मित्रों कि जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर करके गोलियों की बौछार के कारण पूरे, कहा जाता है ऐसा कि रक्त रंजित कर दिया। ये पूरे जो जलियांवाला बाग था उसको रक्त रंजित कर दिया। आज तक खून की लालिमा देखी नहीं जाती, इस स्थिति में उसको बना दिया। समझ सकते हैं कितना जनसंहार किया होगा उन्होंने, बेरहमी तरीके से मारा होगा उन्होंने। अगर हम बात करें मित्रों तो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए एक कमेटी भी बना कि भाई इस पर रिपोर्ट दिया जाए कि इन्होंने किया है तो किस आधार पर किया, किस कानून के तहत इन्होंने व्यक्ति को बिना चेतावनी दिए हुए गोली की बौछार देना कहां तक सही है कहां तक गलत है। परंतु जब रिपोर्ट भी आया तब रिपोर्ट उन्हीं के समझ आया, उन्हीं के सार्थक आया, उन्हीं के पक्ष में आया और रिपोर्ट में कहा गया कि जो जनरल डायर है वो सही है, बाकी सब तो गलत है। आप समझ लीजिए इस रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि भारत वर्ष को नुकसान की संभावना है और भारतीय लोगों को दबाने की कोशिश है। अगर हम बात इसके बाद अगर हम करें तो 2-3 मुद्दे पे और बात करते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी इसके तत्पश्चात जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी स्तब्ध रह गए। इनको विचार में कोई शब्द ही नहीं रहा कि जिस घर से लोग मारे गए हैं उनको हम क्या सांत्वना दें, क्या हम कहें। गांधी जी ने फिर से बीड़ा उठाया हिंसा का और वह एक आंदोलन के रूप में आया जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। कहा कि हम सहयोग ही नहीं करें तो चले जाएगा। और असहयोग आंदोलन जो था फ्रेंड्स, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उठाए जो 1920 से लगभग शुरू होकर करके 1922 तक चला, यानी 3 साल के आसपास इन्होंने आंदोलन सक्रिय भी रहा। परंतु एक घटना ऐसी घटती है जो यह आंदोलन को रोकने पर गांधी जी को बाध्य कर देगा। गांधी जी हमेशा से अहिंसा का पुजारी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को कुछ बात ऐसी चुभती है कि कहला बिना रहला न जाए और रहला बिना सहला न जाए। वही बात है कि अगर कुछ व्यक्ति के अंदर ऐसा विचार आ जाता है कि बस हमको भड़ास निकालना है तो निकालना है, और इसी भड़ास को लेकर के गांधी जी ने आंदोलन को बंद किया। जब कुछ लोग इस तरीके से घटना का अंजाम देने लगे, हम बताते हैं क्या कारण है इसका। ऐसे 14 हत्याकांड हुआ है, परंतु थोड़ा सा पहले असहयोग का मतलब समझिए। असहयोग आ मतलब नाम होता है, असहयोग मतलब कि सहयोग नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है घर में एकदम छोटा सा, वो डेली पिताजी से कहता है कि साइकिल दीजिए साइकिल दीजिए साइकिल दीजिए, पढ़ने के लिए मांग रहा है, लड़का जाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं आप, या मोबाइल मांग रहा है। वो लड़का क्या करता है, आराम से अगर आप कहते भी कुछ है कि बेटा ये काम करो तो करना बंद कर देता है, ठीक करना बंद कर, यानी लड़का आपको अब सहयोग तो नहीं करने लगा। अगर लड़का सहयोग नहीं करने लगा तो बताइए बहुत सा ऐसा काम है जो रुक जाए। घर में अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है और महिला सहयोग करना बंद कर दे तो बताइए क्या। तो इसी तरीका का यहाँ भी गांधी जी करना चाहते थे। और वही लड़का अगर नाराज हो जाए, और नाराजगी में भी बहुत बेहतरीन नाराजगी, पिताजी कहाँ ये काम करेंगे लेकिन खाना खा लो बाबू करना, साइकिल ला के दीजिए तब खाएंगे, मोबाइल ला के दीजिए तब खाएंगे, तो सत्याग्रह होता है। वो बेचारे सत्य के लिए आकर
और इसी में गांधी जी ने लाया था एक कंसेप्ट जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। यानी हम सहयोग नहीं करेंगे, और जब गांधी जी कहे हम सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इसका अर्थ क्या था, हम स्कूल कॉलेज जो ब्रिटेन का है कॉलेज या स्कूल नहीं जाएंगे, यानी बच्चों को बंद करवा देंगे स्कूल कॉलेज वगैरह, नहीं जाएगा वो पढ़ने। फिर दूसरा, अभी नहीं हम कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाएंगे, गांधी जी ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए ऐसा उनको एहसास करवाया जाए कि मेरे बिना नहीं चल सकते। गांधी की फिलॉसफी था वकील जो है वकालत नहीं करेंगे, उद्योग में भारतीय व्यक्ति काम नहीं करेंगे, विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। अब विदेशी कपड़ा ही नहीं पहनेगा तो कपड़ा बेचने आएगा तो चला जाएगा लेकर, बेचने क्यों आएगा। और ये सब जैसे ही काम होने लगा गांधी जी बड़ा खुश। जब स्कूल कॉलेज वकील भारतीय लोगों को जाने से मना किया और विदेशी कपड़ा पहनने से मना किया, यानी मना मतलब उसको बहिष्कार करना है, बहिष्कार किया गया, तो आप समझ सकते हैं ये सब ऐसी घटना घटित हुआ जिसके कारण एक बहुत कह लीजिए तो अंग्रेज को धक्का लगा और गांधी जी ने अहिंसक के बल पर इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे थे इस आंदोलन को, परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी नामक स्थान पर एक घटना घटित हुआ 5 फरवरी 1922 को, और यह गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेने के लिए अंग्रेजों ने बाध्य कर दिया। गांधी जी से निवेदन किया कि गांधी कहाँ गए, आप तो अहिंसा के पुजारी थे, फिर आंदोलन में हिंसा कैसे हुआ। गांधी को जवाब देना पड़ा, गांधी ने इस आंदोलन को वापस लिया। लेने का कई रीजन है फ्रेंड्स, लेने का रीजन यही है कि उस समय इतना अंग्रेज के पास ताकत थी कि गांधी को तुरंत आंदोलन को कुचला भी जा सकता, इसलिए गांधी ने उस आंदोलन को वापस लिया। तो मेरे मित्रों, इस टॉपिक को यहीं पे आज रखते हैं, अगले दिन गांधी को मैं पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर दूंगा एक लेक्चर के रूप में। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।